हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि विद्युत रसायन होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या अंतर रूपांतरण करता है। हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत रसायन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विद्युत रसायन होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के अंतर रूपांतरण के अध्ययन से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई मोबाइल को एक बार चार्ज करते हैं तो उसमें विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और अगर हम मोबाइल को चार्जर से निकाल के यूज करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा उसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो पहले हम ये समझते हैं कि ऊर्जा के बारे में, कि ऊर्जा का इसमें जो होगा परिवर्तन वो किस प्रकार का होगा, हम उसको समझते हैं। तो जो ऊर्जा होता है वो हमारा जनरली ऊर्जा जो है वो दो प्रकार में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं कि ऊर्जा का किस प्रकार का चेंजेस हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। एक होता है हमारा स्थानांतरण, और दूसरा होता है हमारा परिवर्तन। तो जो ऊर्जा है वो हमारा दो तरीके से परिवर्तित होता है। दो तरीके से चेंजेस होते हैं। एक तो होता है हमारा स्थानांतरण और एक होता है हमारा परिवर्तन। तो जो स्थानांतरण है ये हम पढ़ते हैं ऊष्माबलगतिकी में, ऊष्मा गतिकी या फिर थर्मोडायनेमिक्स, हम इसको वहाँ पर देखते हैं। और जो परिवर्तन है ये हम देखते हैं वैद्युत रसायन में। वैद्युत रसायन, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जनरली जो वैद्युत रसायन है उसमें क्या होता है, ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो ऊर्जा का परिवर्तन हमने आगे समझा कि किस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो हम वैद्युत रसायन में देखते हैं। उसमें क्या होता है, रूपांतरण या परिवर्तन, जिसमें हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है हमारा गैल्वेनी सेल और एक होता है हमारा विद्युत अपघटनी या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जो गैल्वेनी सेल होता है हम इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और जो वैद्युत अपघटनी या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो यह विक्रिया स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः होती है और लगातार चलती जाती है। लेकिन जब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब स्वतः नहीं होता, उसको हमें करवाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सेल निर्माण की। सेल निर्माण की अगर हम बात करें तो इससे पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि सेल का निर्माण हुआ कैसे था।
सेल का जो निर्माण हुआ था उसे वोल्टी और गैल्वनी नामक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में हमें बताया था। तो उन्होंने किया क्या था, उन्होंने ये किया था कि एक पात्र लिया, इस पात्र के अंदर एक रॉड की छड़ इन्होंने इसमें डाल दिया था, और जो ये छड़ था ये हमारा जिंक का था, और यहाँ पे इसमें उन्होंने कुछ विलियन डाल दिए सॉल्यूशन, वो हमारा किसका था, कॉपर सल्फेट का, वो था हमारा CuSO4, कॉपर सल्फेट का विलियन डाला। तो कुछ समय के बाद इन्होंने देखा कुछ समय के बाद इसमें कुछ निम्न चेंजेस हुए। सबसे पहले यह देखा गया कि जो विलयन का कलर था, जो हमारा विलयन का रंग था वह हल्का होने लगा। फिर उन्होंने देखा कि जो हमारा जिंक का छड़ है वो घटने लगा या वो गलने लगा। जो हमारा जिंक का छड़ था वह कम होने लगा। और तीसरा इन्होंने देखा कि जो ये पात्र है, ये पात्र, इसकी बाउंड्री को जब देखा गया तो ये हमें थोड़ा गर्म महसूस होने लगा। जो पात्र गर्म होने लगा, हल्का गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। ठीक। और उसके बाद जो विलयन का रंग, विलयन का रंग मतलब CuSO4 की बात हो रही है। जो उसका रंग था पहले, CuSO4 कैसा होता है हमारा, नीले रंग का या नीला कलर देता है। तो विलयन का जो रंग था, विलयन का रंग वो भूरा होने लगा। विलयन का रंग भूरा होने लगा। फिर यह अनुमान लगाया गया कि विलयन के अंदर जो हमारा जिंक है वो कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा होगा CuSO4 के साथ, तो ये हमारा Cu2+ में टूटेगा और प्लस ये हमारा ZnSO4 में टूटेगा। लेकिन हमें ये पता है कि जो ZnSO4 होता है हमारा, ये भूरे रंग का नहीं होता। भूरे रंग का नहीं होता। इसका मतलब ये था कि यह जो विलयन था, ये इसमें जो चेंजेस हुए उसको देख करके बताया गया था
कि वो भूरे रंग का ये विलियन बनने लगा। तो इससे ये बात समझ में आई कि विलियन जो हमारा ZnSO4 होता है वो भूरे रंग का होता नहीं है। ठीक है, एक बार फिर इस चीज़ को समझते हैं कि सबसे पहले गैल्वेनी और वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने इन्होंने क्या किया था, एक पात्र के अंदर CuSO4 का विलयन रखा और जिंक की छड़ को उसके अंदर डाल दिया गया। कुछ समय बाद यह देखा गया जो विलयन था वो हल्का होने लगा। ठीक है, जो छड़ थी वो हमारी छड़ कम होने लगी, मतलब गलने लगा। जो पात्र था वो गर्म होने लगा। और जैसे जैसे समय बीतता गया, जो विलयन का रंग नीला होना चाहिए था वो हमारा अब क्या होने लगा, भूरे रंग का दिखने लगा। तो यह अनुमान लगाया गया कि जो जिंक था अगर वो गलना स्टार्ट हुआ तो वो जाकर के कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ वो क्या कर लेगा, रिएक्शन करके वो ZnSO4 बना लेगा। लेकिन हमें ये पता है कि जो ZnSO4 होता है वो भूरे रंग का नहीं होता। तो इसका मतलब ये देखा गया कि जो हमारा ZnSO4 है वो भूरे रंग का नहीं होता। तो विलयन का जो कलर है वो नीले रंग का कैसे आया। तो यह स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया कि यह रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हुआ होगा कि जिंक प्लस CuSO4 रिएक्शन करके Cu प्लस ZnSO4 में टूटा। फिर यह देखा गया कि जब ये इसमें ब्रेक हुआ तो यहाँ पर जो जिंक है, जिंक का क्या हो रहा है, हमारा जो जिंक है उसका हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण हुआ और कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जाने पर इसका क्या हो गया, अपचयन। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है और अपचयन वह प्रक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। तो अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कॉपर यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सॉरी जिंक यहाँ पे हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कॉपर हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर कॉपर हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर जिंक हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यह अभिक्रिया एक ही पात्र के अंदर होती है। यह अभिक्रिया एक ही पात्र के अंदर ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों हुआ तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स। डायरेक्ट रेडॉक्स उस अभिक्रिया को कहते हैं जब एक ही पात्र के अंदर ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों हो, एक ही पात्र के अंदर अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन आगे चलकर गैल्वेनी और वोल्टा ने क्या किया कि जो एक ही पात्र के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था इन्होंने इसको अलग कर दिया। इन्होंने क्या किया कि दो पात्र बनाए, एक में जिंक लिया और जिंक का ही क्या ले लिया, उन्होंने सॉल्यूशन ले लिया और दूसरा उन्होंने कॉपर लिया, कॉपर की रॉड को डाला और उसी का उन्होंने विलेन ले लिया। अब जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होना था वो डायरेक्ट न होकर किसी एक तार के माध्यम से होने लगा। अब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना था वो डायरेक्ट न होकर के वो एक तार के माध्यम से होने लगा। जो ये तार के माध्यम से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया, इलेक्ट्रॉन का क्या किया हमने, ट्रांसफ़र। तो यहीं से हमारा
वैद्युत रसायन की उत्पत्ति हुई। यहीं से हमारे वैद्युत रसायन की उत्पत्ति हुई। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि जो डायरेक्ट रिडॉक्स अभिक्रिया होती थी उसको इन्होंने इनडायरेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इनडायरेक्ट रिडॉक्स अभिक्रिया बना दिया। और इनडायरेक्ट रिडॉक्स अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं हम? इनडायरेक्ट जो अभिक्रिया, इनडायरेक्ट जो हमारा इनडायरेक्ट रिडॉक्स अभिक्रिया जो हुआ हमारा, इसी के द्वारा या इसी से हमारा वैद्युत रसायन का क्या हुआ? उत्पत्ति हुआ। अब हम आगे चलते हैं। इससे हमने ये जाना कि जो डेनियल सेल बना वो बना कैसे था, सबसे पहले उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, फिर कैसे वैद्युत रसायन की खोज हुई थी। जनरली इसमें थोड़ा सा हम ये समझ सकते हैं कि जो डायरेक्ट रिडॉक्स प्रक्रिया होता था, जो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होता था, वो डायरेक्ट न करा के हमने क्या किया कि एक तार के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करा दिया। जब एक तार के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया तो ये इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रक्रिया हुई। और इसको हमने क्या किया? इसको हमने क्या कहा? वैद्युत रसायन। कि यहीं से हमारी उत्पत्ति हुई और यहीं से हमारे डेनियल सेल का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सेल का निर्माण कैसे होता है। तो सेल के निर्माण के लिए हम क्या करेंगे? इनमें दो अर्ध सेल लेंगे, या इनमें दो अर्ध सेल हम लेते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक बीकर होता है जिसमें एक धातु की पट्टी होती है जो जली विलयन में डूबा होता है। जैसे कि हमने क्या किया, हमने ये बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर ये छड़, धातु की छड़ को डाल दिया है, धातु की पट्टी, और इसमें हमने ये विलयन डाल दिया। और एक हमने ये यहाँ पर लिया, ये छड़, और यहाँ पर ये हमने विलयन डाल दिया। ठीक है, ये जली विलयन हो गई और ये एक धातु की पट्टी हो गई। धातु की पट्टियों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये जो हमारा धातु की पट्टी है, धातु का जो छड़ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। और भी ये एक तार द्वारा जुड़ी हुई है। इनको हम क्या करते हैं? एक तार के माध्यम से इन दोनों को जोड़ करके रखते हैं। ये हमारा क्या है? ये भी हमारा इलेक्ट्रोड है। तो जो इतना पार्ट है सिर्फ इसको हम क्या कहेंगे? छड़। दो विलयन एक लेवर पूल के द्वारा माध्यम से जुड़े होते हैं। यही विलयन बने हुए हैं, इनको हम क्या करते हैं? एक सॉल्ट ब्रिज के द्वारा आपस में जोड़ करके रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए बात करते हैं इसका, और थोड़ा सा और रह गया है, हम इसको थोड़ा सा भी कंप्लीट करते हैं। ये एक लाइन हमारा क्या है? ऑक्सीकरण ऑप्शन अर्ध अभिक्रिया अलग अलग इलेक्ट्रोड पर होती है और विद्युत धारा तार से होकर प्रभावित होती है। हमने अभी पहले समझा था, इससे पहले, कि जो इलेक्ट्रॉन था वो एक ही बीकर के अंदर ट्रांसफ़र होते थे। तो हमने उनको क्या किया था? दो अलग अलग बीकर में रख के इनडायरेक्ट रिडॉक्स अभिक्रिया कराई थी, जिनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कराया था। तो ये हमारा क्या हो गया? बीकर। ये हमारे बीकर हो गए। ये बीकर के अंदर ये हमारा क्या है? पूरा ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया। ये हमारा बीकर, ये हमारा बीकर हो गया, और ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया। और ये भी हमारा इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो जिंक की, जो ये हमारा छड़ था जिंक का, जिंक क्या करता है? जिंक हमारा
ऑक्सीडेशन करता है। जिंक का छड़ हमारा सॉलिड में था, तो जिंक हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को इस विलयन के अंदर डालता है, जिंक हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को इस छड़ के पास ही रहने देता है यहाँ पर, और Zn2 प्लस को हमारा इस विलयन के अंदर डाल देता है। जैसे ही हमारा Zn2 प्लस इस विलयन के अंदर आया, तो यहाँ पे Zn2 प्लस की मात्रा बढ़ने लगेगी और इसके अंदर हमारा ZnSO4 का विलयन होता है और इसके अंदर हमारा CuSO4 का विलयन होता है। यहाँ पर जिंक की जो छड़ होती है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागना स्टार्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा इसी छड़ के ऊपर रह जाता है। तो छड़ की क्वांटिटी हमारी थोड़ा, ये छड़ की साइज़ क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। जब ये छड़ की साइज़ बढ़ने लग जाएगी और विलयन के अंदर हमारा Zn2 प्लस बढ़ने लगेगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हमारा यहाँ से होते हुए बढ़ते हुए यहाँ पे जाएगा। कहाँ पर? कॉपर छड़ के पास। कॉपर क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है, तो जो कॉपर CuSO4 का विलयन था ये ब्रेक हो जाता है हमारा Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में। जब ये इसमें ब्रेक होता है तो ये Cu2 प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए छड़ के ऊपर जाना स्टार्ट करता है और छड़ की साइज़ हमारी बढ़ने लगेगी और इसकी साइज़ हमारी ये यहाँ से क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा। तो ये साइज़ इतनी क्या हो जाएगी, हमारी घट जाएगी और इसकी साइज़ हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी साइज़ हमारी बढ़ना, कॉपर की छड़ हमारी साइज़ बढ़ता है कॉपर की छड़ की साइज़, और जो जिंक की छड़ की साइज़ थी वो हमारी घटना स्टार्ट होता है, ये घटेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा यहाँ से जब यहाँ जाता है तो धारा हमारी जो प्रवाह होती है वो इधर से इधर होती है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट में जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा लेफ्ट से राइट में, इलेक्ट्रॉन हमारा लेफ्ट से राइट में जाता है तो धारा हमारी राइट से लेफ्ट में बहना स्टार्ट करेगा। तो फिर होता क्या है कि जिंक अपना क्या करना स्टार्ट करता है, ऑक्सीडेशन। या कह सकते हैं हम ऑक्सीकरण। जिंक हमारा ऑक्सीकरण करना स्टार्ट करता है। जब जिंक ऑक्सीकरण करेगा तो हमारा इस विलयन के अंदर Zn2 प्लस की क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी और इलेक्ट्रॉन हमारा कॉपर की छड़ की तरफ जाना स्टार्ट होगा। और जो सबसे ख़ास बात है कि जो जिंक होता है हमारा, ठीक, एनोड, जो एनोड होगा, एनोड की पे जो चार्ज होता है हमारा वो यहाँ पे नेगेटिव होगा। नेगेटिव इसलिए होता है कि जो जिंक की जो हमारा छड़ था, जो जिंक की हमारी ये छड़ है, इस छड़ करता क्या है कि इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को ये अपने छड़ के पास रखता है और इस विलयन के अंदर हमारे Zn2 प्लस की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। छड़ के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो माइनस का होता है, इसलिए जो एनोड है वो हमारा नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये याद रखने वाली बात है, किसी गैल्वेनिक सेल में ही जो एनोड है वो हमारा नेगेटिव होता है और जो कैथोड है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इस विलयन में से जो हमारा Cu2 प्लस था इस छड़ के ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम इसको जनरली अब समझते हैं आगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो
वो हमारा इधर से इधर हो रहा है, तो धारा हमारी कहाँ जाएगी, राइट से लेफ़्ट में बहना स्टार्ट करेगा, तो ये लाइट हमारा जल जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद देखा गया कि जो ये बल्ब है ये बंद हो जाता है। बल्ब के बंद होने का मतलब ये हुआ कि जो जिंक था ये हमारा ऑक्सीडेशन करना बंद कर दिया। जिंक हमारा जब ऑक्सीडेशन करना बंद कर दिया, इसका मतलब ये था कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो जा नहीं रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं जाने का मतलब कि ऑक्सीडेशन रुक गया। लेकिन देखा ये गया कि इस विलयन के अंदर Zn2+ की जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्षण जब ये घटेगा, तो जब ये क्षण हमारा घटेगा तो इस विलयन के अंदर Zn2+ को विलयन के अंदर छोड़ता गया और जो इलेक्ट्रॉन को क्षण के ऊपर रखता गया। जब विलयन के अंदर Zn2+ का चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो विलयन हमारा पॉजिटिव चार्ज बिहेवियर शो करना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस विलयन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज और इस विलयन के अंदर पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ेगा तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक, और यहाँ पे जो है हमारा ये जो हमारा टूटा हुआ था ZnSO4, ये विलयन के अंदर बच जाता है। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो विलयन है वो हमारा नेगेटिव चार्ज का हो जाता है। कौन सा विलयन? यह जो विलयन है हमारा, यहाँ पे पात्र के अंदर जो विलयन बचा वो हमारा नेगेटिव चार्ज का हो जाता है। तो अब हमें करना क्या था, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर और थोड़ा ऐड करना था जिसकी वजह से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन कॉपर के बीच में ये ब्रेक हो जाए, और यहाँ पे जो हमारा जिंक सल्फेट आयन बना वो कॉपर 2+ को रॉड के ऊपर जाने नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगा तो ये इसको जाने नहीं देगा, तो यहाँ पे अपचयन की प्रक्रिया नहीं होगा। इस वजह से ये भी रुका हुआ होता है, ये भी रुका हुआ होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज डाल दिया, सॉल्ट ब्रिज डाल दिया, और सॉल्ट ब्रिज के इस कॉर्नर पे इन्होंने अगार अगार जेल लगा दिया दोनों साइड, यहाँ पर अगार अगार जेल। इससे क्या होता है कि जो हमारा ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो हमने सॉल्ट डाला वो क्या होगा, वो नीचे विलयन के बीकर में नहीं गिरेगा, नीचे विलयन के बीकर में नहीं गिरेगा। अब हुआ क्या कि इसमें हम जैसे इस Na2+ या फिर NaCl, हम ऐसे सॉल्ट का उपयोग करते हैं जो इस विलयन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उनके साथ इंटरेक्ट करे। क्या करे? इंटरेक्ट करे, बट डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट। मतलब कि वो सिर्फ अट्रैक्शन करे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनको अपने पास खींचे, लेकिन इनके साथ रिएक्ट न करे। रिएक्ट न करने का मतलब कि जो हमारा Zn2+ था, ये प्लस में 2Cl के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 न बना ले, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होता। ठीक, होता क्या है कि Zn2+ यहाँ पे इसे Cl- के साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। सिर्फ अट्रैक्शन करेगा तो Zn2+ जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन कर रहा था, ये अट्रैक्शन क्या होगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये अट्रैक्शन ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पे इसके साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर लेगा। जब इसके साथ ये इंटरेक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमारा फिर से यहाँ से फ्री हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो फिर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा लेफ़्ट से राइट में बहना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे हमने जो Na+ डाला था वो क्या करेगा, Na+ यहाँ पे सल्फेट आयन के साथ इंटरेक्शन करेगा, और यहाँ पर Cu2+ के इंटरेक्शन जो इनके साथ वो ब्रेक हो जाएगा। Cu2+ वापस से छड़ के ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। जब Cu2+ वापस से छड़ के ऊपर जाने लगेगा तो वहाँ पे ये फिर से अपचयन का प्रोसेस होने लगेगा,
और यहाँ पे ऑक्सीकरण का प्रोसेस होने लगेगा। तो फिर से हमारी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो धारा का भी फ्लो इलेक्ट्रॉन दिशा की विपरीत दिशा में होना स्टार्ट होगा और ये फिर से हमारा बल्ब जल जाएगा। तो ये हमारा क्या था, इसमें हम क्या करते हैं कि जो जो रासायनिक ऊर्जा है हम उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसको याद करने का तरीका कि जो एनोड है ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो जिंक की छड़ होती है ऑक्सीडेशन करता है, तो छड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से ये शो करने लगता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लोन L for left, O for oxidation, A for anode, N for negative। इसका मतलब ये है कि लोन से हम ये याद कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे हमारा क्या होगा, एनोड होगा, और एनोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड का ऑक्सीडेशन होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक इसी का जब हम विपरीत करेंगे तो हमारा कैथोड के लिए बन के आएगा। कैथोड हमारा क्या होगा, कैथोड हमारा राइट साइड में होगा, और इस पे क्या होगा हमारा फिर रिडक्शन या अपचयन, और यहाँ पे ये हमारा क्या रहेगा, कैथोड होगा, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और ये जो हमारा एक इलेक्ट्रोड है, ये जो एक पूरा का पूरा बीकर है, इस बीकर में अर्ध अभिक्रिया होगी, जिसमें जिंक क्या करता है, जिंक हमारा Zn2+ में परिवर्तित होता है और हमारे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यह अभिक्रिया हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। और जो ये हमारा कैथोड का बीकर है, इसमें क्या होगा कि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ग्रहण करके क्या बनाता है, Cu। और Cu किस में रहेगा, हमारा सॉलिड में, और जो हमारा Copper2+ रहेगा वो हमारा एक्वस में, जो Zn2+ होगा वो हमारा एक्वस में, और जिंक हमारा छड़ किस में होगा, सॉलिड में होगा। और यह क्रिया हमारा अपचयन कहलाता है। यह विक्रिया हमारा अपचयन कहलाता है। अब हम बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की। तो जनरली हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जो ये सेल हमारा यहाँ जिंक सॉलिड से हमारा Zn2+ में परिवर्तित हुआ, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। लेफ़्ट साइड पे हमारा ऑलवेज क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे हमेशा हमारा होगा ऑक्सीकरण, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, Zn, ये हमारा कन्वर्ट हुआ Zn2+ में, Zn2+, और ये जो हमने 2 पाई टाइप का खींचा, ये हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है हमारा, सॉल्ट ब्रिज।
फिर बगल में क्या होगा, अपचयन, तो Cu2+ परिवर्तित हो जाएगा हमारा Cu में। और जो सबसे ख़ास बात ये है कि जो भी मेटल होगा, जो भी धातु होंगे, जो धातु होगा वो सॉल्ट ब्रिज से दूर होगा, वो हमारा धातु सॉल्ट ब्रिज से क्या होगा, दूर। तो अब हम बात करते हैं कि ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है, ये हमारा ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है। तो देखिए धातु हमारा कहाँ है, ये हमारा दूर है, और यहाँ पे भी हमारा धातु क्या है, दूर। इसका मतलब ये है कि सॉल्ट ब्रिज के पास हमेशा क्या होगा, एक्वस फॉर्म, जलीय विलयन, ठीक है, जो जल में घुला हुआ होगा एक्वस फॉर्म, वो हमारा हमेशा सॉल्ट ब्रिज के कहाँ होगा, पास में होगा। और जो हमारा धातु होगा वो हमारा सॉल्ट ब्रिज से कहाँ होगा, दूर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।